हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है क्या न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम स्टार्ट कर चुके थे, उसका 2 लेक्चर आई गेस हमने देख लिया है और आज उम्मीद करती हूँ इसको ख़त्म कर लेते हैं हम लोग, है ना। सो नर्वस सिस्टम में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने क्या क्या देखा। हमने देखा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, हमने देखा कंडक्शन किस तरह से होता है। फिर उसके बाद हमने लास्ट वाले लेक्चर में क्या देखा था, जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के, जैसे कि मेनिंजेस हमने देखा, वेंट्रिकल हमने देखा, वाइट एंड ग्रे मैटर हमने देखा और साथ ही साथ हमने देखा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। प्लस हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम को किस तरह से क्लासिफाई किया था हमने वो भी देख लिया। तो आज हम सीधे स्टार्ट करेंगे ब्रेन के बारे में। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। सो हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में और सबसे पहले यहाँ पर मैं ब्रेन के बारे में कुछ थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी। तो हम लोग बात करते हैं ब्रेन। ठीक है बेटा, और ब्रेन को बेसिकली हम लोगों ने डिवाइड करा है ना। ब्रेन के लिए टर्म एनकेफेलॉन यूज करते हैं और ब्रेन को हम लोगों ने डिवाइड किया है बेटा 3 पार्ट में। ठीक है, एक को हम कहते हैं प्रोजेनकेफेलॉन, एनकेफेलॉन। ठीक है, दूसरे को हम क्या कहते हैं, मेसेनकेफेलॉन। और तीसरे को हम कहते हैं क्या बच्चे, रोम्बेनकेफेलॉन। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ। प्रोजेनकेफेलॉन कहने का मतलब क्या होता है, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन क्या होगा, फोर ब्रेन को हम प्रोजेनकेफेलॉन कहते हैं। मेसेनकेफेलॉन मतलब हम मिड ब्रेन के लिए टर्म यूज कर रहे हैं एंड रोम्बेनकेफेलॉन जो है हम हिंड ब्रेन के लिए टर्म यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये जो प्रोजन केफेलॉन है बच्चा, इसको हमने वापस से डिवाइड करा है कुछ 3 पार्ट में। इसको हमने वापस से कितने पार्ट में डिवाइड करा है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। क्या क्या है, कौन कौन सा पार्ट है बच्चा। पहला जो पार्ट है वो होता है ओल्फैक्टरी लोब। पहला क्या है, ओल्फैक्टरी लोब है। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है बेटा वो क्या है आपका, सेरेब्रम। सेरेब्रम है। ठीक है, और जो तीसरा पार्ट है बच्चे वो क्या हो जाता है, वो होता है आपका डायनकेफेलॉन। क्या हो जाएगा, डायनकेफेलॉन, है ना, ये हो जाता है। ठीक है, मिड ब्रेन को हमने डिवाइड करा है 2 पार्ट में। एक हो जाता है कॉर्पोरा पेडंकल, ठीक है, और दूसरा हो जाता है, एक मिनट बेटा, कॉर्पोरा पेडंकल नहीं, कॉर्पस पेडंकल हो जाता है। हाँ जी, क्या होगा, कॉर्पस। और दूसरा जो होता है वो होता है, दूसरा क्या हो जाता है, कॉर्पोरा क्वाड्री जैमिना। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा कॉर्पोरा क्वाड्री जैमिना। ठीक है, क्वाड्री जेमिना, जेमिना, ये हो गया। नेक्स्ट यहां पर आ जाते हैं रोम्बिन केफेलॉन। नेक्स्ट इसके बाद हम क्या बात करें बेटा, रोम्बिन केफेलॉन की हम बात कर रहे हैं। और इस रोम्बिन केफेलॉन को मतलब हिंड ब्रेन को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है बच्चे, तो रोम्बिन केफेलॉन को हमने डिवाइड किया है कुछ 3 पार्ट में। ठीक है, क्या क्या हो जाता है, एक हो जाता है आपका पॉन्स वैरोली, एक क्या हो जाता है आपका पॉन्स वैरोली हो जाता है ना। दूसरा क्या हो जाता है बेटा, दूसरा जो है वो हमारा हो जाएगा बच्चे, दूसरा क्या हो जाता है, सेरेबेलम। दूसरा क्या हो जाएगा, सेरेबेलम हो जाता है। और तीसरा जो है ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, तीसरा जो है ये आपका क्या होता है, तीसरा आपका हो जाता है मेडुला ओब्लंगाटा, है ना। क्या क्या हो जाता है, मेडुला ओब्लंगाटा, मेडुला ओब्लंगाटा, ये हो गया। ठीक है, रोम्बिन केफेलॉन को हमने कुछ इस तरह से डिवाइड करा है। अ, ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना हो गया है। एंड हाँ, ये देख लेना कि ये जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है बच्चे, ये मेमालियन कैरेक्टर है। ये मेमालियन कैरेक्टर है ना, ये मेमालियन फीचर है।
ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कॉर्पस पेडंकल को हम सेरेब्रल पेडंकल या क्रूरा सेरेब्राई भी कहते हैं। कॉर्पस पेडंकल को हम क्रूरा सेरेब्राई क्या कहेंगे? क्रूरा क्रूरा सेरेब्राई सेरेब्राई भी कहते हैं, या सेरेब्रल पेडंकल भी टर्म यूज करते हैं। सो ऑल्फैक्टरी लोब हो गया है आपका, सेरेब्रम हो गया है आपका, डायनकेफेलॉन हो गया है आपका, क्रूरा सेरेब्राई हो गया, एंड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना हो गया है। ठीक है, पॉन्स फेरोली, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगाटा। तो ये हमने डिवाइड करा है बच्चे आपके ब्रेन को कुछ इस तरह से 3 पार्ट में। क्लियर हो गया? अब जा करके हमें क्या करना है, एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से? सो चलो स्टार्ट करते हैं ओल्फैक्टरी लोब से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चे? ओल्फैक्टरी लोब से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो ओल्फैक्टरी लोब, पहला हम क्या देखेंगे? ओल्फैक्टरी लोब। ओल्फैक्टरी लोब हम देखेंगे, है ना। ओल्फैक्टरी लोब आपका कैसा देखने को मिलेगा, उससे पहले जानते हैं कि ये 1 पेयर में आपको देखने को मिलते हैं। ये कैसे दिखेंगे? एक पेयर में होंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलता है बच्चा? स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, एक बल्ब आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, और उसके बाद एक ट्रैक्ट होता है। एक और इधर से ऐसे बल्ब बना लो, बल्ब जैसा स्ट्रक्चर, और ये आपका ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। सो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ओल्फैक्टरी बल्ब। क्या कहेंगे? ओल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं। और ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट कहते हैं। किस क्या कहते हैं? ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। और ये जो ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट वाला जो पार्ट है, यही पार्ट आपके जो अभी हम सेरेब्रम पढ़ेंगे, है ना, उस सेरेब्रम में हम पढ़ेंगे टेम्पोरल लोब होता है। तो ये टेम्पोरल लोब से अटैच होता है। टेम्पोरल लोब से क्या होगा? अटैच्ड विथ टेम्पोरल लोब। अटैच्ड विथ टेम्पोरल लोब, दिस ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट, ठीक है। फंक्शन क्या है इस ओल्फैक्टरी लोब का? फंक्शन क्या होता है इस ओल्फैक्टरी लोब का बच्चे? तो फंक्शन जो है इसका वो हो जाएगा क्या चीज? ओल्फैक्टरी का काम क्या होता है? स्मेल को, तो स्मेल को डिटेक्ट करने वाला काम जो है वो आपका यही करता है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद हम आ जाते हैं किसकी कहानी देखेंगे? अब इसके बाद हम देखेंगे सेरेब्रम की कहानी। सो सेरेब्रम की कहानी बच्चा हमने स्टार्ट तो किया था लास्ट ही क्लास में, है ना। वापस से हम लोग यहाँ पर सेरेब्रम को देखने की कोशिश करते हैं। सो सेरेब्रम, सेरेब्रम को आ जाओ ना, ये तो हमारे पास स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। जैसे आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, जब हम क्रेनियम की बात कर रहे थे, और वहां पे जो सॉरी जो बोन होता है उसकी जब हम बात करते हैं, तो ये होता है हमारा फ्रंटल बोन, ठीक है। ये होता है हमारा पेरिएटल बोन, ये होता है हमारा ऑसिपिटल बोन, और ये होता है हमारा टेम्पोरल बोन। याद है? सो बस अगर वो आपको बोन याद है तो बस यही समझ लेना, उसी बोन के अंदर जस्ट जो आपका ब्रेन का पार्ट है वो आपका सेरेब्रम है, और सेरेब्रम को भी हमने उसी तरह से 4 लोब में डिवाइड करा। फ्रंटल बोन के अंदर फ्रंटल लोब, पेरिएटल बोन के अंदर पेरिएटल लोब, ऑसिपिटल बोन के अंदर ऑसिपिटल लोब, एंड टेम्पोरल बोन के अंदर टेम्पोरल लोब। अगर वो याद है तो ये भी याद हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलो जी। सो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं सेरेब्रम की। हम बात कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं अब बच्चे? अब हम देख रहे हैं सेरेब्रम, ठीक है। सो सेरेब्रम की कहानी अगर स्टार्ट करेंगे तो सेरेब्रम कैसे बना सकते हैं हम लोग? लिखने के लिए तो बहुत कुछ लिख सकते हैं हम लोग, है ना। पहले स्टार्ट बना लेते हैं सेरेब्रम। सो ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ये अगर हम ब्रेन की बात करते हैं, ये जो अगर हम लोग ब्रेन की बात कर रहे हैं, सो इस ब्रेन में आप देखो बेटा, है ना, ये कैसा है? कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर ऐसा है। ये देखो, ये जो आपको पूरा इस तरह से देखने को मिल रहा है, ये आपका सेरेब्रम है। ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना बेटा, ये सेरेब्रम है। ये पूरा, ये पूरा पार्ट आपका सेरेब्रम का है। ये यहां से मैं इस तरह से कुछ ऐसे बना देती हूँ, रुक जाओ। ये हो गया। यहां से जो है मैं यहां से इस तरह से ऐसे ऐसे इन्वेजन कर लेते हैं ना, ये इस तरह से। उसके बाद यहाँ आ जाओ, यहाँ इस तरह से इन्वेजन, ये इस तरह से, ठीक है। सो ये हमने क्या बनाया? ये हम सेरेब्रम जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। सो सेरेब्रम क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरेब्रम के बारे में क्या लिखेंगे? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन।
सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। और इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, दो पार्ट में डिवाइड करा और उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फेयर, सेरेब्रल हेमिस्फेयर कहते हैं बेटा, ठीक है। और एक सेरेब्रल हेमिस्फेयर की कहानी अब हम लोग बात कर रहे होते हैं। सो ब्रेन जब हम बनाते हैं बच्चे, तो हमेशा ही सेरेब्रम का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो हम कुछ इस तरह से, ऐसे इस तरह से ग्रूव्स, फिर ऐसे बल्ज आउट पार्ट, फिर ग्रूव, फिर बल्ज आउट पार्ट, फिर ग्रूव, हम इसी तरह से हमेशा, हमने जब ब्रेन को बनाया है, हमने जब इमेजिन भी किया, हमें ब्रेन ऐसा ही दिखता है। सो ये जो अंदर घुसा हुआ पार्ट है, जो गड्ढा है, उसको हम कहते हैं गायरी। और ये जो बल्ज आउट पार्ट है बेटा, इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सल्साई, ठीक है। सल्साई एंड हम क्या कहेंगे, जो घुसा हुआ पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, गायरे कहेंगे, और जो बल्ज आउट पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, नहीं, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, उल्टा 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 बोल दिया है मैंने, है ना। जो आपका, हाँ, जो ग्रूव है उसको हम सल्साई कहते हैं, और जो उठा हुआ पार्ट है उसको हम गायरी कहते हैं बच्चा। सो ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, सल्साई कहेंगे, और ये जो बल्ज आउट पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे बच्चा, गायरी कहेंगे, ठीक है। ये क्यों होता है प्रेजेंट आपके सेरेब्रम में, ध्यान रखना कि ये जो सेरेब्रम में इस तरह से प्रेजेंट होता है, इसका फंक्शन क्या है। सो इसमें जो है वो आपको सल्साई एंड गायरी मिलेगा, गायरी मिलेगा, और इसका फंक्शन क्या है, टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया, टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ ब्रेन। क्यों, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, और जितना ज्यादा न्यूरॉन प्रेजेंट होता है उतना ज्यादा इंटेलिजेंसी होती है, समझ आया। सो ब्रेन का साइज बड़ा होने से, ऐसा ब्रेन का साइज इतना बड़ा सा है और वो पूरा ना सल्साई ना गायरी है, वैसा फ्लैट है, ठीक है। सो वो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होगा। ब्रेन का साइज छोटा है बट उसमें बहुत ज्यादा सल्साई एंड गायरी है, तो सरफेस एरिया ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, ठीक है। सो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए गायरी एंड सल्साई आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये जो सल्साई है ना, सो डीपली कहीं कहीं पर आपको सेरेब्रम में कहीं कहीं पे डीप सल्साई देखने को मिलेगा, अंदर तक घुसा हुआ सल्साई देखने को मिलेगा, उसको हम क्या कहते हैं, फिशर कहते हैं बच्चा, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, ध्यान रखोगे, फिशर कहते हैं, ठीक है। सो ये देखो मैंने कुछ इस तरह से अंदर डीपली भेजा है, ये देखो कुछ सल्साइज जो है वो इस तरह से अंदर ज्यादा अंदर घुसे हुए हैं, इसको हम क्या कहेंगे, फिशर कहेंगे। ये एक फिशर हो गया, ये यहां से मैंने दूसरा फिशर ऐसे बना करके दिखाया, और तीसरा फिशर ये रहा आपका, ठीक है। सो आप देखो कि सेरेब्रम में, सेरेब्रल हेमिस्फेयर में कितने सल्साई आपको देखने को मिल रहे, तीन सल्साई देखने को मिल रहे हैं, मतलब कितने पार्ट हो गए फिर ब्रेन के, चार पार्ट हो गए, ठीक है। सो थ्री फिशर देखने को मिल रहे, थ्री फिशर देखने को मिल रहे हैं। सल्साई तो बहुत सारे हैं बच्चे, डीप सल्साई जो है ना वो तीन है, जिसको हम फिशर कहेंगे, तीन फिशर देखने को मिल रहे हैं, एंड फोर लोब देखने को मिलेगा आपके सेरेब्रल हेमिस्फेयर में, ठीक है। ये जो तीन फिशर है बच्चे, उस तीन फिशर का नाम क्या क्या है, सो नाम मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ, है ना। ये देखो, ये लैटरल साइड में देखने को मिल रहा है, इसको हम कहते हैं लैटरल फिशर, लैटरल फिशर, या इसको हम कहते हैं सिल्वियन फिशर, लैटरल फिशर, फिशर, या हम इसको क्या कहेंगे, सिल्वियन फिशर कहते हैं बच्चा, सिल्वियन फिशर, ठीक है। ये आपके ब्रेन के सेंटर वाला पार्ट में देखने को मिल रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रल फिशर, इसको हम क्या कहेंगे बच्चे, सेंट्रल फिशर कहेंगे। और ये वाला जो फिशर है ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, सो इसको हम कहते हैं पेरिएटो ऑसिपिटल फिशर। अब ये आपकी समझ अभी नहीं आया होगा, क्यों नहीं समझ आया होगा, क्योंकि मैंने ब्रेन के पार्ट ही नहीं बताए, लोब ही नहीं बताए। तो यहाँ पर आ जाते हैं, हम लोगों ने इस सेरेब्रल हेमिस्फेयर को चार लोब में डिवाइड करा है। क्या क्या है लोब, सो ये देखो, ये आपके कान के पास का लोब है, तो हम इसको कहेंगे टेम्पोरल लोब, ठीक है। ये आपका फोरहेड के पास का है, इसको हम कहते हैं फ्रंटल लोब। ये आपका पेरिएटल लोब हो गया, ठीक है। और ये आप बता पाओगे कि दिस इज द ऑसिपिटल लोब, है ना। सो कितने लोब हो गए, चार लोब हो गए। क्या क्या है, एक हो जाता है आपका फ्रंटल लोब, एक हो जाता है आपका पेरिएटल लोब, पेरिएटल लोब, एक हो जाएगा आपका ऑसिपिटल लोब, ठीक है। और एक हो जाता है आपका टेम्पोरल लोब,
हो गया। अब देखो, फ्रंटल लोब, पेरिएटल लोब, पेरिएटल और ऑसिपिटल के बीच में जो फिशर मिल रहा है उसको हम पेरिएटो ऑसिपिटल फिशर कहते हैं। क्लियर हो गया, सिंपल सा है एकदम। ठीक है। सो इस तरह से सेरेब्रम जो है उसको हमने चार लोब में डिवाइड कर दिया, सेरेब्रल हेमिस्फेयर को हमने क्या किया है, चार लोब में डिवाइड कर दिया है बच्चा। ठीक है, चले आगे बढ़ जाए। सो अब आगे आ जाते हैं, यहां पर क्या लिखा है। सो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है सेरेब्रल हेमिस्फेयर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। जो जिसको में आपको क्या देखने को मिलेगा, सल्साई जो कि डिप्रेशन है, गायरी जो है वो बल्ज आउट पार्ट है या फोल्ड्स पार्ट है, फंक्शन क्या है, सरफेस एरिया इंक्रीज करना। ठीक है। अब इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर एक इधर है ना, वो बाहर से भी आप देखोगे तो दोनों अलग अलग दिखने को मिलेगा, लेकिन आप चाहोगे कि दोनों को अलग करके निकाल लूं तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर के साइड में ये दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर आपस में जुड़े हुए होते हैं, और जिस पार्ट से जुड़े होते हैं वो होता है कॉर्पस कैलोजम, जो कि एक नर्व का ट्रैक्ट है। ये भी एक मैमालियन फीचर है बच्चे, ये ध्यान रखोगे, मैमालियन फीचर है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर कंट्रोल करेगा लेफ्ट हाफ को एंड वाइस वर्सा हो जाता है। लेयर्स जो है, आउटर वाला ग्रे मैटर होता है, इनर वाला व्हाइट मैटर होता है, एंड जो है आपका एक नियोपैलियम, द थिकन्ड पोर्शन ऑफ द कॉर्टेक्स नोन एज द हाईएस्ट सेंटर ऑफ इंटेलिजेंसी। कॉर्टेक्स का कुछ रीजन में आपको बहुत ही ज्यादा थिकनेस देखने को मिलता है ना, उसको हम नियोपैलियम कहते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंसी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। सो ये हमने बात करा अभी सेरेब्रम के बारे में। अभी सेरेब्रम की कहानी थोड़ी सी लंबी चलती है, तो यहाँ आ जाते हैं हम उसके बारे में क्या देख रहे हैं। फिशर डीप सल्साई को कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फिशर होगा, सेंट्रल फिशर होगा, पेरिएटो ऑसिपिटल फिशर होता है, और लैटरल या सिल्वियन फिशर होता है। सेंट्रल फिशर बिल्कुल फ्रंटल और पेरिएटल के बीच में, लैटरल फिशर फ्रंटल पेरिएटल एंड टेम्पोरल के बीच में, लॉन्गिट्यूडनल जो है वो दो, इसको इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर रहे होते हैं, और पेरिएटो ऑसिपिटल हमने अभी देखा है ना, देख लिया ना। ठीक है। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या बात कर लेना है, हम बात करेंगे यहाँ पर सारे फंक्शंस की। चार लोब हमने देखा बच्चा, ये देखो चार लोब हमने बात करी है ना। अब इन चारों लोब का फंक्शन क्या हो जाता है। ठीक है। सो चारों लोब का जो फंक्शन है वो हम लोग यहाँ पर, मैं यहाँ पे पहले आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाती हूँ और उसके बाद उन चारों लोब्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलो आ जाओ। सो ब्रेन का स्ट्रक्चर, हाँ ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है हम लोग बनाएंगे तो कुछ इस तरह से हम बनाते हैं। यार रुक जाओ, ब्रेन का स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा बना लेते हैं। आ जाओ। ये हमने बनाना है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है, फिर उसको ऐसे करना है, नीचे आपको थोड़ा सा छोटा, फिर आपको ऐसा, और इसको लेकर के ऐसे जाना है इस तरह से, फिर आपको ये आगे ले जाना है, ये ले गए, ये हुआ। अब इसके बाहर एक ऐसा स्ट्रक्चर, उसके बाहर एक ऐसा, इसको थोड़ा सा चौड़ा और आगे ऐसे पतला। ठीक है। और फिर इसको कवर करना है ऐसा, और फिर इसको हमने ऐसे कवर किया है ना, कुछ इस तरह से ऐसे लेकर के हम जाएंगे, और यहां से हम लेकर के जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कैसे लेकर जाएंगे, आज लेके चलेंगे बेटा, अभी बना लेंगे हम लोग। अब थोड़ा सा एक आपके पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में चांद जो होता है ना, ऐसा हाफ सर्कल हेमिस्फेयर, उसको उठा लेना है और उससे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेना है। ये कुछ ऐसा, ठीक है। और ये फिर आगे ले गए हम लोग इसको, ये इस तरह से है ना, यहाँ इसको हमने इसको वापस से ऐसे करके स्ट्रक्चर को ऐसा बनाना है, ये हमने बना लिया है। और इसको हम लोग आते हैं और इसके साथ ऐसे जोड़ देते हैं, यस, ये हमने बना लिया बच्चे ब्रेन।
ठीक है, ये हो गया। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये ब्रेन मैम कैसा ब्रेन बनाया है ना, ब्रेन जैसा तो दिख नहीं रहा। बिल्कुल अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन दिखेगा, इंतजार तो करो। ये इसके बाद हम इसको ऐसे कर लेते हैं। बस जब जैसे ही ऐसा स्ट्रक्चर बनता है वो ब्रेन का शेप लेने लगता है ना। तो ये हमने बना लिया ब्रेन। ये अब दिख रहा है ये ब्रेन जैसा, ठीक है, कुछ कुछ तो दिख ही रहा होगा, है ना। सो ये हमारा ब्रेन बन गया। अब इसमें क्या, ये हमने जो बनाया है बच्चा, है ना, अब यहाँ पर वो डिवीजन अगर आप चाह रहे हो कि चारों लोब का हम डिवीजन बना दें, तो चलो हम लोग कोशिश एक बार करके देखते हैं। सो ये देखो यहाँ पर जो है, ये यूं समझ लो कि यहाँ पर एक, ये हमने जो बनाया है ना, दिस इज द कॉर्पस कैलोजम। ये क्या है, ये है आपका कॉर्पस कैलोजम। ठीक है, हो गया। इधर जो है ये है आपका ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब। ठीक, ये जो है ये है आपका पेरिएटल लोब, है ना। और ये जो है ये है आपका क्या, फ्रंटल लोब। ठीक, टेम्पोरल कहाँ है बेटा, इसके ऊपर में आपको इस तरह से ऐसे, ये पूरा जो पार्ट है इधर आपका, ये है आपका टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब। ठीक है, ये इस तरह से हो जाता है ना। कॉर्पस कैलोजम दिखाना था इसलिए मैंने एक साथ ही बना दिया, अदरवाइज टेम्पोरल को अलग से दिखाते तो कॉर्पस कैलोजम नहीं दिखता बच्चे। ठीक है, सो हियर वी हैव द, ये यूं इस तरह से थोड़ा सा अलग से होता है, ये इधर होगा आपका कॉर्पस कैलोजम, सॉरी टेम्पोरल, कुछ ऐसा। ठीक है, सो ये हमारा लोब हो गया। अब यहां पर आ जाते हैं कि ये जो हमने चार लोब की बात करी बच्चे, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है। सो फंक्शन जो है वो आप यहां पर देखो, सबसे पहले तो हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं कि ये जो चारों लोब है ना, ठीक है, ये जो चार लोब है, इसका जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर है, इसका फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है ये। और अगर हम यहाँ पर न्यूरॉन्स के बेसिस पर देख रहे होते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पर आ रहा है कि मोटर न्यूरॉन आ रहा है, फंक्शन उस तरह से अगर हम देखें, सो उस बेसिस पर हमने इसको डिवाइड करा है कुछ तीन पार्ट में। ठीक है, तो क्या क्या वो पार्ट है बेटा, वो पार्ट अगर हम लोग बात करते हैं, सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रंटल, है ना, फिर हम लिख लेते हैं पेरिएटल, ठीक है, फिर हम लिख लेते हैं ऑसिपिटल, और फिर हम लिख लेते हैं टेम्पोरल। हम इसी की बात कर रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो ये जो चारों लोब हैं, है ना, इन चारों लोब में बेटा, ये जो फ्रंटल लोब है, इनके पास जो नर्व होते हैं वो मोटर, ठीक है, मोटर होंगे, एंड एसोसिएटेड, एसोसिएटेड नर्व होते हैं। ठीक, पेरिएटल में आपको सेंसरी नर्व होंगे एंड एसोसिएटेड होंगे। ऑसिपिटल में जो है वो आपके सेंसरी होंगे एंड एसोसिएटेड होंगे। टेम्पोरल में जो है ये भी आपके सेंसरी होते हैं एंड एसोसिएटेड होते हैं। अब ये कहने का क्या मतलब, मोटर नर्व जो है वहां पर क्या होगा, वो मैसेज आगे भेजेगा आपके बॉडी के पार्ट को कि कैसे काम करना है। ठीक है, जबकि सेंसरी नर्व जो है वो सेंस ऑर्गन से मैसेज को रिसीव करेगा कि आगे क्या देखा, क्या सुना, क्या खाया, क्या पिया, ये सारी चीजें। ठीक है ना। एंड एसोसिएटेड नर्व जो है वो ना तो मोटर होता है ना ही सेंसरी होता है। अब यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सेरेब्रल हेमिस्फेयर के किस पार्ट में किस तरह के नर्व देखने को मिलते हैं, तो वही हमने यहां पर लिखा कि फ्रंटल पार्ट में
मोटर नर्व मिलेगा और एसोसिएटेड नर्व मिलेगा। पेरिएटल पार्ट में, ऑसिपिटल, टेम्पोरल में, तीनों में सेंसरी मिलेगा। एसोसिएटेड नर्व आपको चारों जगह पर देखने को मिलता है। सो नर्व फाइबर कहाँ पर कैसे देखने को मिल रहे हैं, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं फंक्शंस की, अगर हम बात करेंगे, है ना, तो कुछ चीजें जो है वो तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। जैसे क्या क्या चीजें याद हो जाएंगी बेटा? सो यहां आप देखें कि ऑसिपिटल, ऑसिपिटल, ओ फॉर ऑसिपिटल, ओ फॉर ऑप्टिक्स, मतलब यहां ऑसिपिटल का काम क्या होगा? विजन, देखने वाला काम। ठीक है। टेम्पोरल, ये हमारे कान के पास है, तो इसका पहला काम क्या होगा? हियर, है ना। इसके अलावा जो है यहां पर होता है वर्निक्स एरिया, ये अभी हम लोग बात करेंगे वर्निक्स एरिया क्या होगा। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं पेरिएटल वाले का, सो पी फोर पेरिएटल, ध्यान रखना, पी फोर पेरिएटल, पी फोर पेन, पी फोर प्रेशर, ठीक है, पी फोर प्रेशर और पेन हो गया। अब यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसमें भी तकलीफ होती है। सो रीडिंग एक पेन है हमारे लिए, ठीक है। प्लस किसी गर्म चीज को छू दिया तो भी दर्द हो रहा है, ठंडी चीज को छू दिया तो भी दर्द हो रहा है ना। सो न्यूज़पेपर रीडिंग, पेन, प्रेशर, हॉट, कोल्ड, ये सब जो टच का सेंसेशन है, ये सब आपका पेरिएटल करेगा। ठीक है। फ्रंटल क्या करेगा भाई? फ्रंटल में आप देखो ना, कौन सा न्यूरॉन है? मोटर न्यूरॉन होगा। ठीक है। सो फ्रंटल का काम क्या होगा? इंटेलेक्चुअल, जो मैसेज वगैरह भेजेगा वो यही काम करेगा, है ना। प्लस इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? ब्रोकाज स्पीच एरिया है ये। अब ये क्या है? ठीक है। वही जो मैंने यहाँ पर बताया है बच्चे, मुझे यहाँ पर लिखने की आदत है, क्योंकि जब मैं यहाँ लिख लेती हूँ ना तो मुझे वो चीज याद रह जाती है। तो डायग्राम के साथ आप कोशिश करो कि डायग्राम के ऊपर आप चीजों को लिखो, क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा जल्दी याद रहता है ना। सो उसके ऊपर लिखी हुई चीजें भी क्लियर रहेंगी। ठीक है। सो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे कि ये जो चारों लोब है उनका क्या फंक्शन है, कहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आ जाते हैं फ्रंटल। फ्रंटल की हम बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम फ्रंटल की बात कर रहे हैं। ठीक है। सो फ्रंटल, ये देखो, ये रहा फ्रंटल। क्या क्या उसका जो प्री मोटर एरिया है, ठीक है, फ्रंटल में जो है वो मोटर एरिया आपको देखने को मिल रहा है। मोटर वाला तो पार्ट ही है ना। ब्रोका स्पीच है, इंटेलेक्चुअल पार्ट है। ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है? मोटर वाला जो पार्ट है वो आपके इनवॉलेंट्री मसल्स को, प्री मोटर वाला जो पार्ट है वो आपके इनवॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करेगा, क्योंकि काम कराना तो उसी के थ्रू है ना। तो फ्रंटली तो मैसेज भेजेगा वॉलेंट्री मसल्स के पास, इनवॉलेंट्री मसल्स के पास। सो वो हो गया। ब्रोकाज स्पीच कहने का मतलब, जैसे मैं अभी फिलहाल आपको पढ़ा रही हूँ और आपने मुझे से कुछ क्वेश्चन पूछा है, तो पहले मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो आपके समझ में आ रहा है, और उसके बाद आप मुझसे पूछ रहे हो, ठीक है। तो ये जो आप बोल रहे हो या ये जो मैं बोल रही हूं, ये प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, ये ब्रोकाज स्पीच एरिया हो जाता है। ये भी फ्रंटल वाला काम होता है। इंटेलेक्चुअल मतलब क्रिएटिविटी, जजमेंट, विल, रिस्पॉन्डिंग, ये सारी चीजें जो है वो आपके फ्रंटल वाले का ही काम है। ठीक। पेरिएटल की बात हम करेंगे तो देखो, परसेप्शन ऑफ पेन, प्रेशर, हॉट, कोल्ड, रीडिंग, टेस्ट सेंसेशन, तो ये सारा जो है वो आपका पेरिएटल करता है। ऑसिपिटल अभी हमने कहा विजन, साइट के लिए। टेम्पोरल जो है वो हियर करने के लिए है। प्लस ऑल्फैक्टरी लोब का जो हमने पढ़ा था, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, वो इसी से जुड़ा था, तो ये भी स्मेल करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है। प्लस हमने देखा वर्निक्स एरिया। वर्निक्स एरिया क्या करेगा? अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ये जो मैं बोल रही हूँ, अगर मैं ये किसी और लैंग्वेज में बोलूँ जो आपको समझ में ना आए, ठीक है, लेट्स सपोज, है ना, तो फिर क्या होगा? काम ही नहीं करेगा ये एरिया। तो मैं जो बोल रही हूँ, इस लैंग्वेज को आप समझ रहे हो, वो यही वर्निक्स एरिया है जो इसका काम कराता है। ठीक है। चलो जी, तो ये हमने देख लिया है फोर ब्रेन, और इसके बाद फोर ब्रेन में हमने ऑल्फैक्टरी लोब देखा बेटा, और उसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा है सेरेब्रम। अब फोर ब्रेन का जो थर्ड पार्ट है हमारा, दैट इज डायनकेफेलॉन है। ठीक है। और ये जो डायनकेफेलॉन है, इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड करा है। एक हो जाता है एपिथैलेमस, जिसको हम कहते हैं रूफ ऑफ डायनकेफेलॉन। और जो एपिथैलेमस है बच्चा, अगर ये ये देखो, यहाँ पे जो डायग्राम हमने ब्रेन का बना रखा है ना, इस डायग्राम में देखो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी। ये होगा आपका कॉर्टेक्स, ये होगा आपका कॉर्टेक्स, इधर है आपका मेडुला, इधर है आपका मेडुला,
ठीक है, ये है आपका क्या, कॉर्पस कैलोजम, ये देखने को मिल ही रहा है, लिखा ही हुआ है। ये क्या है आपके पास, कॉर्पस कैलोजम है। ठीक है, ये देखो आपका यहां पर है आपके पास, ये है फोर्थ वेंट्रिकल, ये क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, और ये जो कनेक्शन है ये क्या है, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियन। ठीक है, उसके अलावा इधर आपको ये फोरामेन मोनरो देखने को मिल रहा है ना, और इधर आपको वेंट्रिकल देखने को मिल रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर आ जाते हैं हम लोगों ने, और क्या अभी हम क्या बात कर रहे थे, डायनसेफेलॉन की बात कर रहे थे। डायनकेफेलॉन जो है ये आपको यहां देखो, हमने डायनकेफेलॉन को तीन पार्ट में डिवाइड करा बच्चा, एक होता है एपिथैलेमस, दूसरा होता है थैलेमस, और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, मतलब थैलेमस इज द मेन पार्ट जो कि 80% ऑफ डायनकेफेलॉन को कवर करता है, और थैलेमस के ऊपर वाले पार्ट को एपिथैलेमस, नीचे वाले पार्ट को हाइपोथैलेमस। नाम से क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली जहां थैलेमस होता है उसके एग्जैक्ट ऊपर आपको एपिथैलेमस नहीं देखने को मिलेगा, थोड़ा सा साइड में, ऊपर में होगा बट थोड़ा सा साइड में होगा। कहाँ है स्ट्रक्चर इसमें, हाँ, यहां पर आपको ये देखो, इधर कहीं एपिथैलेमस है, ये देखो, ये यहाँ पर आपका क्या है, हाइपोथैलेमस। ये क्या है यहाँ पर बच्चा, हाइपोथैलेमस है। ठीक है, इसके ऊपर वाला जो पार्ट है ये देखो, यहाँ पर क्या है आपका, थैलेमस है। ये देखो यहाँ पर क्या है, थैलेमस है। और इस साइड में आपको देखने को मिलेगा एपिथैलेमस, इस साइड में आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इस साइड में आपको देखने को मिलेगा एपिथैलेमस, इस साइड होता है। ठीक है, थैलेमस के ऊपर होगा लेकिन दूसरे साइड में होगा, जहां पर आपको पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है ना। सो एपिथैलेमस जो है वो रूफ ऑफ डायनकेफेलॉन है, जिसमें कि पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो मेलाटोनिन का सिक्रीशन करता है। थैलेमस जो है वो 80% आपके डायनकेफेलॉन का होता है। ये रिले सेंटर, गेटकीपर की तरह काम कर रहा होता है, जो फोर ब्रेन और मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन को कनेक्ट कर देगा, आपके सेरेब्रम के लिए गेटकीपर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर जो है सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग का यही कर रहा होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हाइपोथैलेमस, जो कि बेस में प्रेजेंट होगा थैलेमस के, ये कनेक्ट करेगा आपको पिट्यूटरी ग्लैंड को, किस पार्ट से, इनफंडिबुलम वो पार्ट होता है। और क्योंकि ये है आपके ब्रेन का पार्ट बट आपके एंडोक्राइन सिस्टम में भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है, ये वहां का जो मास्टर ग्लैंड है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, इसको कंट्रोल करता है आपका हाइपोथैलेमस। सो दैट्स व्हाई हाइपोथैलेमस को हम क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। फंक्शन क्या है इसका, एंडोक्राइन सिस्टम वाला पार्ट को छोड़ दे तो ब्रेन के हिसाब से इसका फंक्शन क्या है, थर्मो रेगुलेशन, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, भूख प्यास, सेक्सुअल बिहेवियर, सटाइटी सेंटर जो है वो आपका यही है। सेक्सुअल बिहेवियर ये अकेले रोल नहीं प्ले करेगा, उसके लिए ये लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलकर के काम करता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं लिम्बिक सिस्टम की, अभी मैंने बात करी तो वो लिम्बिक सिस्टम है क्या, अ लूप ऑफ कॉर्टिकल स्ट्रक्चर सराउंडिंग द कॉर्पस कैलोजम एंड थैलेमस। ठीक है, सो ये आपका जो कॉर्पस कैलोजम है और जो थैलेमस है उसके थोड़े से साइड में ये रहा आपके पास कॉर्पस कैलोजम, ये रहा आपके पास कॉर्पस कैलोजम, दिस इज द कॉर्पस कैलोजम, है ना। ये आपके पास क्या है, कॉर्पस कैलोजम है। ठीक है, और यहां पर आपके पास क्या है, थैलेमस है। सो इसके इस साइड में ऐसे 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 आपको इस तरह से थोड़े से कुछ आपको पार्ट देखने को मिलेंगे, जिसको कि हम क्या कहते हैं, लिम्बिक सिस्टम देख कहते हैं। और इस लिम्बिक सिस्टम के अंदर, इस लिम्बिक सिस्टम जो है, ये लिम्बिक सिस्टम जो है वो किसके चारों तरफ आपको देखने को मिल रहा है, सो कॉर्पस कैलोजम और थैलेमस के को सराउंड कर रहा है ये। ठीक है, चारों तरफ नहीं देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर है ना। प्लस जो है इस लिम्बिक सिस्टम के अंदर जो है हमने इसको इंक्लूड करा है लिम्बिक सिस्टम में, अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, ये जो चीजें जो है वो हमें देखने को मिलता है। लिम्बिक सिस्टम इंक्लूड्स अमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। ठीक है, अब ये अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस क्या है, तो अमिगडाला जो है ये आपका जो इमोशन है, जो आप खुश होते हो, जो आप दुखी हो जाते हो, जो आपको डर लगता है या आपको एंगर लगता है, ठीक है, इन सारी चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा है, आपका लिम्बिक सिस्टम का अमिगडाला वाला पार्ट। ठीक है, प्लस यहां पर आ जाते हैं हिप्पोकैम्पस जो है वो क्या करता है, आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करता है। भाई ये क्या बला है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करता है। इसको बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो। लेट्स सपोज कि आप किसी पार्टी में गए हो और वहां पर आपको
कुछ कुछ ऐसा जो आपने कभी सोचा ना हो, ऐसा अगर आपको देखने को मिल जाए, ठीक है? आप पार्टी में गए हैं, है ना? या फिर आप किसी ज़ू में गए हैं और वहाँ पर आपने किसी को शादी करते हुए देख लिया। ज़ू में आप गए हैं और वहाँ पर शादियाँ हो रही हैं, तो क्या उस ज़ू में हुई शादी को आप कभी भूलोगे? नहीं भूलोगे। तो हिप्पोकैम्पस जो है वो इसी तरह के काम करता है। क्या करेगा कि आपने कुछ अच्छा किया, है ना? किसी के साथ अच्छा किया, तो इन फ्यूचर वो आपको रिवॉर्ड दिलाएगा और आपने आज किसी के साथ बुरा किया, तो इन फ्यूचर वो आपको पनिश करेगा। तो मतलब ये क्या कर्मा है आपका? नहीं, नहीं। ये एक्चुअल में क्या कहते हैं, हिप्पोकैम्पस को हम रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सेंटर भी कहते हैं। कैसे कहते हैं? लेट्स सपोज़ आप 2 दोस्त हो, है ना? और शुरू में आपकी बहुत बनती है, ठीक है? और इसमें से क्या हो गया कि आपका जो दोस्त है वो आपकी बहुत मदद करता है, आपके बुरे टाइम में हमेशा साथ रहता है, हमेशा साथ देता है, ठीक है? और फिर उसके बाद जो है वो बड़े हो गए, आप लोग बिछड़ गए, आप लोग, है ना? मतलब ऐसे अब सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए। अचानक से आपके उसी दोस्त को जो है वो कुछ बहुत परिस्थिति खराब हो गई उसकी और उसको ज़रूरत पड़ी आपकी और आपको पता चला और आप फिलहाल ये हो, ठीक है? बहुत अच्छे से हो, है ना? आप उसकी हेल्प कर सकते हो, ठीक है? आपको जैसे ही पता चलेगा आप क्या करोगे? आपको याद आएगा वो पुरानी बातें कि उसने आपकी कितनी मदद की थी और फिर आप क्या करोगे? आप उसको मदद करोगे, ठीक है? तो ये उस दोस्त के लिए क्या हो गया? रिवॉर्ड हो गया, ठीक है? नेक्स्ट अगर इसी का केस हम उल्टा ले लें कि आपका वो जो दोस्त है वो आपको हमेशा फँसा देता है, ठीक है? चाहे आपकी गलती हो, ना हो, हमेशा आपके पीछे पड़ा होता है, आपको बदनाम कर रहा होता है, आपको फँसा रहा होता है, हमेशा। और आप उससे एकदम खुन्नस खाए हुए हो। फिर उसके बाद वही हुआ, सब अपनी-अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए। अचानक से पता चला कि आपको आपके उस दोस्त की हालत बहुत ख़राब है, बहुत परिस्थिति ख़राब है, उसको ज़रूरत है आपकी, है ना? और आप उसकी हेल्प कर सकते हो। लेकिन आपको वो पुराने दिन याद आएँगे कि किस तरह से वो आपको परेशान किया करता था, किस तरह से वो आपको बदनाम किया करता था, किस तरह से वो आपकी शिकायत आपके मम्मा-पापा को कर दिया करता था और उसकी वज़ह से आप पिटाई खाते थे। ठीक है? और जैसे ही ये चीज़ आपको याद आएगी, आप उसकी मदद करने से इनकार कर दोगे। तो ये क्या है? ये उस इंसान के लिए पनिशमेंट है। सो यही हिप्पोकैम्पस है जो उन छोटी यादों को क्या करके रखता है? संभाल करके रखता है और उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करता है। सो हिप्पोकैम्पस जो है वो कन्वर्ट करेगा शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सेंटर भी कहते हैं। सो ये हमारा फोर ब्रेन वाला पार्ट खत्म होता है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं मिड ब्रेन के बारे में बात करेंगे। सो मिड ब्रेन जो है मेसेनकेफेलॉन कहेंगे। ये इसके हाँ, इसके अंदर मतलब किसके चारों तरफ आपको मिड ब्रेन देखने को मिलेगा? तो एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस के चारों तरफ आपको मिड ब्रेन देखने को मिलता है ना? मिड ब्रेन की अगर हम बात करेंगे, सो ये आपका एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस है, ठीक है? और इधर आपका ये आपका एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस है और इसके चारों तरफ जो आपको पार्ट देखने को मिल रहा है ना बच्चा, ये पूरा पार्ट इधर इधर ऐसे, ये ऐसे पूरा आपका मिड ब्रेन है, ठीक? अब इस मिड ब्रेन को हमने बांटा है दो पार्ट में। क्या क्या है? एक हमने बांटा है सेरेब्रल पेडंकल में, ठीक है, जिसको हम क्रूरा सेरेब्राई भी कहते हैं। सो इधर रह गया आपका सेरेब्रल पेडंकल, जिसको हम क्रूरा सेरेब्राई कह रहे हैं, है ना? एंड इधर अगर हम बात करते हैं, दूसरे साइड में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। ऊपर के साइड में एक इधर और एक उसके पीछे के साइड में ऐसे, ठीक है? दो ऊपर के साइड में लोब्स होते हैं और दो नीचे के साइड में लोब्स होते हैं ऐसे। ऊपर के साइड में जो लोब्स होते हैं ऊपर की तरफ है तो उसको हम कहेंगे क्या? सुपीरियर सुपीरियर कॉलिक्यूली। क्या कहेंगे? सुपीरियर कॉलिक्यूली कहेंगे, ठीक है? और नीचे के साइड में जो लोब्स हैं बेटा उसको हम क्या कहेंगे? इंफीरियर कॉलिक्यूली। नीचे के साइड में जो लोब्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? इंफीरियर कॉलिक्यूली, ठीक है? इंफीरियर कॉलिक्यूली। अब ये जो सुपीरियर कॉलिक्यूली है ये क्या करेगा? विजुअल रिफ्लेक्स के टाइम पे काम करेगा। जैसे मान लो कि आप चल रहे हो, रोड पे जा रहे हो और अचानक से आपकी आंखों पे फ्लैश लाइट पड़ता है, तो सबसे पहले क्या होता है? आपकी आंखें बंद होती है। ये क्या है? विजुअल रिफ्लेक्स, ठीक है? प्लस अभी आप बैठे हो आराम से मेरे लेक्चर को देख रहे हो और अचानक से आपको आपके दोस्त की आवाज आए, मम्मा की आवाज आए और आपका फेस तुरंत टर्न हो जाएगा उस साइड तरफ जिस तरफ से आवाज आ रही है। ये क्या है? ऑडिटरी रिफ्लेक्स, ठीक है? सो ये जो मिड ब्रेन है ये आपके रिफ्लेक्स एक्शन में काम कर रहा होता है। किसमें? विजुअल रिफ्लेक्स और ऑडिटरी रिफ्लेक्स में, ठीक है? सो
पोस्टीरियर में आपको, ये पोस्टीरियर साइड है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्टिक लोब्स देखने को मिलेंगे जिसको हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। और इसमें 2 ऊपर के साइड सुपीरियर कॉलिक्यूली होता है और 2 नीचे के साइड इंफीरियर कॉलिक्यूली होता है। जबकि एंटीरियर के साइड में आपको सेरेब्रल पेडंकल या स्क्रूरा सेरेब्राई जिसको कहते हैं, जो कि नर्व का ट्रैक्ट है, वो देखने को मिलता है। ठीक है, चलो जी, अब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आ जाता है दैट इज द हिंड ब्रेन। इसको हम रॉम्बिनकेफेलॉन भी कहते हैं और इसके 3 पार्ट होता है बच्चा। पॉन्स वेरोली होता है, मेडुला ऑब्लिंगाटा होता है एंड सेरेबेलम होता है। सेरेबेलम का स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया था, मैं वापस से नहीं बनाऊंगी, वहां दिखाऊंगी। ठीक है, पॉन्स वेरोली की हम बात करते हैं, ये क्या है, ये नर्व ट्रैक्ट है जो कनेक्ट करेगा सेरेबेलम को सेरेब्रम से। ठीक है, पॉन्स वेरोली में आपको होगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर और अपनियोस्टिक सेंटर होता है बच्चा। अब ये क्या होता है, अब ये जो है वो करने के लिए, जैसे आप कभी रोए हो बचपन में? रोए नहीं तो रुलाए होगो बच्चों को, है ना। सो जब बच्चे रोते हैं और रोने के बाद बच्चे जब चुप हो जाते हैं और जब शांत होते हैं और फिर सांस लेते हैं, तो कैसे सांस लेते हैं? कुछ इस तरह से सांस लेते हैं। तो ये जो सांस लेने का तरीका है, इसमें आपने क्या देखा कि उनका जो ब्रीदिंग रेट है, 1 मिनट में जो हम 12 बार सांस लेते हैं, 12 से 16 बार, वो बढ़ गया। ठीक है, लेकिन जो ड्यूरेशन है वो क्या हो गया, घट गया। ये है न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम। ये ब्रीदिंग रेट को बढ़ा करके ड्यूरेशन को घटाता है, मतलब उसको रेगुलेट करता है। और एप्नियोस्टिक सेंटर इसके अपोजिट काम करता है। सो पॉन्स वेरोली का ये काम हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं मेडुला ऑब्लिंगाटा। मेडुला ऑब्लिंगाटा कोन शेप का देखने को मिलेगा, ये कंटिन्यू होगा स्पाइनल कॉर्ड में। इसका काम क्या होता है, इट कंट्रोल्स रेस्पिरेशन, कार्डियक, वैसोमीटर, पेरिस्टालसिस, डाइजेशन, कफिंग, स्वॉलोइंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, ये सब का काम आपका मेडुला ऑब्लिंगाटा करता है। सेरेब्रम जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है और यहाँ हमने देखो सेरेबेलम बनाया था। सो ये स्ट्रक्चर आप देखो, यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज द सेरेबेलम। और इस सेरेबेलम में ये आपका क्या हो गया, कॉर्टेक्स वाला पार्ट हो गया। और ये जो आपका है, ये है आपका वाइट, कॉर्टेक्स वाला तो पार्ट हो ही गया, वो ग्रे मैटर है। और ये जो पार्ट है ये हमने बनाया है व्हाइट मैटर। और इनका व्हाइट मैटर जो है ये थोड़ा सा अजीबो गरीब आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये एक पेड़ है ना। सो ये जो पेड़ है, ठीक है, इसी को हम एक्चुअल में पेड़ कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लाइफ ऑफ ट्री। लाइफ ऑफ ट्री, ठीक है, लाइफ ऑफ ट्री को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज आर्बर विटे। सो इनका व्हाइट मैटर जो है ये इस तरह का स्ट्रक्चर में होता है, जिसको हम लाइफ ऑफ ट्री या आर्बर विटे कहते हैं। सो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है, जस्ट लाइक सेरेब्रम। और इनके दोनों पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेरेबेलर हेमिस्फेयर कहते हैं। ठीक है, और वन स्मॉल सेंट्रल वर्मिस देखने को मिलता है, इसमें मिलेगा आर्बर विटे। व्हाइट मैटर अरेंज इन अ ट्री ब्रांचिंग पैटर्न, जिसको हम कहेंगे ट्री ऑफ लाइफ। फंक्शन क्या है बच्चा, मेंटेन बॉडी पोस्चर, बैलेंस एंड गेट। अल्कोहल इसको अफेक्ट करेगा। अल्कोहल अफेक्ट करेगा कहने का मतलब, आपने तो देखा होगा कि जब लोग शराब पी लेते हैं और शराब पीने के बाद जब वो चलते हैं तो वो अपने आपे में तो होते नहीं, ठीक है, लेकिन जब वो चलते हैं तो कैसे चलते हैं, लड़खड़ाते हुए। तो ये जो लड़खड़ाहट है उनके चाल में, वो लाता है अल्कोहल। क्यों, क्योंकि वो डैमेज करेगा सेरेबेलम को। आई बात समझ में। नेक्स्ट इसके बाद आपका एक टॉपिक आ जाता है आपका ब्रेन स्टेम। सो ब्रेन स्टेम जो है वो ब्रेन का कौन कौन पार्ट है जो ब्रेन स्टेम के अंदर आ जाएगा, एक हो जाएगा आपका मिड ब्रेन, पॉन्स वेरोली एंड मेडुला ऑब्लिंगाटा, ये 3 होते हैं। अगर ये आपके पास, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, यही सेलेक्ट करना है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है आपके क्वेश्चन में, तब हम ब्रेन स्टेम के अंदर हम क्या क्या पार्ट इंक्लूड कर सकते हैं, मिड ब्रेन प्लस हिंड ब्रेन, है ना। अगर पहला वाला ऑप्शन में नहीं दे रखा है तब इसको सेलेक्ट करना है, अदरवाइज यही आपका सही आंसर होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट इसके बाद हम आ जाते हैं कि अब हमने पूरा ब्रेन देख लिया है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व याद है, हमने स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि क्रेनियल नर्व जो है वो 12 पेयर होता है एंड जो स्पाइनल नर्व है बच्चा वो आपको 31 पेयर होता है। हमारे में रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में 12 पेयर आपको क्रेनियल नर्व देखने को मिलेगा। फिशेस, एम्फीबियंस में 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व देखने को मिलेगा। अब ये जो 12 पेयर नर्व हैं ये क्या क्या है बच्चे,
सो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व को अगर हम लोग समझा ले तो बहुत ही आसानी से समझा सकते हैं। पहले हम लोग आ जाते हैं एक स्टोरी की हम बात करते हैं, और वो स्टोरी है आपके घर की, कि आपके घर में आने वाले हैं कोई बहुत ही स्पेशल गेस्ट आपके यहाँ पर। ठीक है, जो आप जिसको आपकी मम्मा बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, तो वो हो सकते हैं आपके मामा हो, आपके मासी हो, आपके नाना हो, नानी हो, या और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, है ना। चलो जी। सो वो आने वाले हैं, ठीक है, और मम्मा ने उनके लिए बहुत अच्छा प्रिपरेशन करके रखा है, उनका फेवरेट फूड जो है वो बनाया है, और इत्तेफाक से वो फेवरेट फूड आपका भी है। बस हो गई कहानी, ठीक है। अब क्या हुआ, मम्मा ने बहुत ही प्यार से और बहुत ही डिलीशियस एकदम यम खाना बनाया है, और उसको रख दिया है किचन में। और फिर आपको जैसे पता चला कि वही खाना बनाया भाई जो आपका फेवरेट है, तो आपने तो खाना था, है ना। लेकिन मम्मा, उन्होंने एकदम स्ट्रिक्टली कहा है कि खाने को हाथ नहीं लगाना, जब तक गेस्ट आ नहीं जाते, जब तक वो खा नहीं लेते, तुम देखोगे तक नहीं, इतना कहा। उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, पहरेदारी के लिए आपके छोटे भाई या बहन को लगा दिया कि देखना कहीं ये ना खा ले, ठीक है। चलो जी, ये हो ही रहा था बात कि उस टाइम पे फिर आ गया मम्मा के पास कॉल कि जो गेस्ट हैं वो आ चुके हैं। तो मम्मा गई उनको रिसीव करने के लिए, आपको एकदम हिदायत दे करके कि कुछ नहीं करना है, कोई गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है भाई, मान लिया, ठीक है। लेकिन हम तो खैर हम हैं, हम कहाँ इतनी जल्दी मानने वाले हैं। तो फिर हुआ क्या, हुआ यूं कि जैसे ही मम्मा गई गेस्ट को रिसीव करने, ठीक है, आप भागे किचन की तरफ, और किचन की तरफ भागे तो जैसे ही किचन का दरवाजा खुला, वो अरोमा, वो खुशबू उस खाने की, है ना, पहले सबसे पहले आपने खुशबू को सूंघा। सूंघने के बाद आप गए खाने के पास और अपने खाने को देखा, वो इतना प्यारा, इतना अच्छा दिख रहा था, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपने सोचा कि खाएं, फिर याद आया मम्मा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने क्या किया, अपने आंखों को देखा, घुमाया, है ना, आई मूवमेंट किया कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा, नहीं, चलो रास्ता साफ है। लेकिन फिर तसल्ली नहीं हुई, आपने इस बार फिर क्या किया, फिर आंखों को रोटेट किया, और उसके बाद फिर देखा कि कहीं सच में कोई नहीं देख रहा ना। पता चला नहीं, कोई नहीं देख रहा है। बस ये हुआ, है ना, हमने आंख घुमाकर देख लिया, हमने आई रोटेट करके देख लिया। अब उसके बाद जो है क्या हुआ, हमारा मूवमेंट हुआ, ऐसे करके हम तैयार अब खाने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद लेकिन मम्मा का डर तो अभी भी है। फिर हमने एक बार आंखों को रोटेट किया और देखा कि सच में रास्ता तो साफ है। पता चला रास्ता साफ है, जैसे ही ये समझ आया, फेस का एक्सप्रेशन ही बदल गया, खुशी की लहर दौड़ पड़ी। और उसके बाद जो है वो क्या हुआ, सैलिवेशन होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को पता चल गया कि खाना आने वाला है। सो डाइजेशन के लिए पहले से प्रिपेयर हो गया है, खाना आने वाला है और सारी चीजें हो चुकी हैं। जैसे ही आप खाना उठाने जा रहे थे, तब तक आपने एक आवाज सुनी, और जैसे ही आप आवाज सुने, आप भागे किचन से बाहर, ठीक है। बाहर जाकर के देखा तो पता चला बिल्ली थी, है ना। सारा किया कराए पे पानी फिर गया। फिर लेकिन आपने सोचा कि नहीं, अभी भी मौका है, ऊपर वाला चाहता है कि मैं खा लूं। उसके बाद आप फिर वापस से गए किचन में, बाकी बचा हुआ सैलिवेशन जो है वो हुआ, और उसके बाद रास्ता तो साफ था ही, आपने उठाया, आपने खाया, आपने पचा लिया। अब पचाने के बाद क्या है, अब किचन से बाहर तो निकलना है, किचन से बाहर निकलना है, लेकिन लोगों को पता ना चले, है ना। तो सबूत भी मिटाने हैं, ठीक है। सबूत मिटाने के लिए हमने शोल्डर को झाड़ा, नेक वेक सब साफ किया, ठीक है। और फिर ऐसे करके टंग का मूवमेंट करते हुए हम बाहर निकल गए, ठीक है। अब बचे कि नहीं बचे, और खैर मम्मा से तो कोई नहीं बचता, ये तो बात की बात है। फिलहाल हमने जो स्टोरी कही है उसको आज डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पे हम बात कर रहे हैं बच्चे क्रेनियल नर्व की। क्रेनियल नर्व है 12 पेयर, और वो जो 12 पेयर हैं आपके क्रेनियल नर्व, पहला जो पेयर होता है ना। सो पहला हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, जो हमने स्टोरी कही वही लिखते हैं ना, क्यों ऐसे करना है, ठीक है। सो जो क्रेनियल नर्व है वो होता है 12 पेयर, और वो कैसे है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने स्मेल लिया, फिर हमने क्या किया, हमने देखा, फिर हमने क्या किया, आई का मूवमेंट किया, है ना। फिर उसके बाद हमने तसल्ली वापस से करी तो आई को रोटेट किया। जब तसल्ली हो गई, जब तसल्ली हो गई तो हमने किया अपने
जॉज का मूवमेंट, ठीक, जॉज का मूवमेंट करने के बाद फिर डर लगा तो हमने आई रोटेट वापस से किया। फिर उसके बाद पूरा तसल्ली होने के बाद हमने फेस का एक्सप्रेशन दिया खुशी वाला, और फिर उसके बाद क्या हुआ, सैलिवेशन होना शुरू हो गया। लेकिन सैलिवेशन कंप्लीट होता उससे पहले ही हमने आवाज सुन ली। फिर हमें पता चला कि बिल्ली थी, तो हमने बाकी का सैलिवेशन जो है वो कंप्लीट किया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, खा लिया भाई, तो डाइजेशन, स्वालोइंग। और फिर जब खा लिया उसके बाद सबूत मिटाने के लिए हमने अपने शोल्डर को झाड़ा, शोल्डर, नेक, इन सब का मूवमेंट किया। फिर अपने टंग को साफ करते हुए हम बाहर निकल गए, टंग मूवमेंट। तो यहाँ पे स्मेल को हम कहते हैं फर्स्ट, सॉ को हम कहते हैं सेकंड। ये क्रेनियल नर्व है ना, स्मेल, सॉ थर्ड ये हो जाएगा, फोर्थ ये हो जाएगा, आ जाओ देखते हैं 12 लिखा है कि नहीं। फिफ्थ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सिक्स्थ, ये होगा आपका सेवेंथ, ये हो जाएगा आपका एट्थ, ये हो जाएगा नाइन्थ, ये होगा टेंथ, ये होगा 11th, और ये हो जाएगा 12th। हो गया 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। अब यहां पर आ जाए, इसका नाम लिख ले, आ जाओ। क्या होगा, स्मेल, स्मेल के लिए ओल्फैक्टरी। तो पहला जो आपका क्रेनियल नर्व है वो कैसा नर्व है, ओल्फैक्टरी। क्या है, ओल्फैक्टरी नर्व, नाम क्या है। दूसरा देखना, देखने के लिए ऑप्टिक, तो दूसरे नर्व का नाम क्या है, ऑप्टिक। तीसरा आई मूवमेंट, आई मूवमेंट के लिए ऑक्यूलोमोटर, एम फॉर मूवमेंट, एम फॉर मोटर, ऑक्यूलोमोटर। ठीक है, तीसरा आई, चौथा आई रोटेशन, आई रोटेशन के लिए ट्रोक्लेयर, ट्रोक्लेयर, ट्रोक्लेयर। ठीक है, जॉ मूवमेंट, जॉ मूवमेंट, ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल। पांचवा आई रोटेशन, एब्ड्यूसेंस, एब्ड्यूसेंस। फेशियल एक्सप्रेशन प्लस 2/3 सैलिवेशन, दैट इज फेशियल नर्व। सुनने के लिए ऑडिटरी नर्व, सैलिवेशन बाकी आधा 1/3 सैलिवेशन वगैरह के लिए ग्लॉसोफेरेंजियल, डाइजेशन, स्वालोइंग, विसरल कंट्रोल, इन सब के लिए वेगस नर्व, दिस इज द लार्जेस्ट नर्व। ठीक है, स्पाइनल एक्सेसरी आपके शोल्डर मूवमेंट, नेक मूवमेंट के लिए, एंड हाइपोग्लॉसल टंग मूवमेंट के लिए। तो ये है आपके पूरे नाम, ये हमने किया इसको डिकोड स्टोरी से। अब यहां पर एक और छोटा सा ट्रिक बताती हूं आपको, और वो ट्रिक कैसे काम आएगा वो भी बताती हूँ। ये बहुत पहले मैंने ये देखा था, क्या है, ओ क्यू टी स्क्वायर एफेगुश, और ये क्या है, एफेग, लिख लो भाई, एफेगुश। अब ये क्या है, ओ क्यू मतलब ओ आपको 3 बार लिखना है, ओ ओ ओ। टी स्क्वायर मतलब टी आपको 2 बार लिखना है, टी टी। उसके बाद ए, एफ ए जी वी एस एच, ये क्या है, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6th, ये क्या है 6th, 7th, और इस तरह से 12। ठीक है, इससे क्या होगा, ये आप यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर हमारे पास जो एफ है, F4 फेशियल, ये जो है ना, ये पहला लेटर है आपके सारे नर्व फाइबर का। ठीक है, तो O से पहले 3 आ जाएगा, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमीटर। फिर T से 2 आ जाएगा, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल। फिर A से आएगा एब्ड्यूसेंस, F फॉर फेशियल, फिर A से ऑडिटरी, G फॉर ग्लॉसोफेरेंजियल, V फॉर वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी के लिए S, एंड हाइपोग्लॉसल के लिए H। अब ये क्यों, ये इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है ना, वो नॉर्मल आपसे पूछ लेता है वेगस नर्व का नंबर कौन सा है, या वेगस कौन सा क्रेनियल नर्व है। सो अगर आपको ये भी याद है तो उसमें भी आप काउंट करके बता दोगे कि वेगस वाला मैम 10th है। आई बात समझ में। सो इस तरह से हम क्रेनियल नर्व ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, हमने बात करी थी बच्चे। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये मोटर फाइबर के थ्रू कंट्रोल किया जाता है ना। एंड ये सारी चीजें हमें देखना तो है नहीं, हमें स्पेशली थोड़ा सा देख लेना है, क्या, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक। सो मैंने कहा था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एस फॉर स्ट्रेस, एस फॉर सिंपैथेटिक, मतलब स्ट्रेस के टाइम पे, स्ट्रेस वाली कंडीशन में हमारा नर्वस सिस्टम बॉडी को कैसे रेगुलेट करता है वो आएगा सिंपैथेटिक में। पैरासिम्पैथेटिक मतलब आप जब चिल मोड पे हैं तब आपकी बॉडी कैसे काम कर रही है वो उस टाइम पे है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको आपको ऐसे नॉर्मल एक स्टोरी से समझाती हूँ कि आप जो हैं अपने दोस्तों के साथ मैम की क्लास को बंद करके गए हैं घूमने के लिए,
और घर पे ये पता है कि आप कर रहे हैं आफरीन मैम की क्लास। ठीक, चलो जी, चले गए आप घूमने के लिए। आप वहां मस्ती कर रहे थे और पता चला वहां पर पप्पा आ गए, है ना, और पप्पा को पता नहीं है और आपको डर लगता है बहुत ज्यादा। ठीक है, पापा ने अभी तक आपको देखा नहीं, है ना, लेकिन आपने देख लिया कि पापा आ गए, अब क्या होगा? अब होगा तो खैर वही जो मंजूर खुदा होगा, लेकिन हम लोग कुछ, आपके साथ क्या होगा, है ना, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जब आप देखोगे कि पापा आ गए, आपकी आंखें ऐसे बड़ी सी हो जाएंगी। ठीक, मुंह आपका सूख जाएगा, हार्ट बीट आपका बढ़ जाएगा, है ना। क्या आपको उस टाइम भूख लगेगी? नहीं। तो डेफिकेशन, यूरिनेशन, डाइजेशन, सब चीजें जो है वो भूल जाते हैं हम। तो सब कुछ क्या हो जाएगा? स्लो डाउन हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लगेगा? भाग लो यहां से, है ना। तो भागने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और वो एनर्जी सबसे ज्यादा कहां पर चाहिए होगी? आपके पैरों में चाहिए होगी। सो एनर्जी कैसे मिलेगी? ब्लड से मिलेगी, मतलब ब्लड का सर्कुलेशन आपके लिम्स वगैरह में बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी है अचानक से, हमारा जो सर्कुलेशन है वो तो नॉर्मल चल रहा है, अब उसको अचानक से ऐसे कैसे बढ़ा देंगे? तो होगा क्या कि जो ब्लड वेसल्स हैं, हमने क्या कहा कि डेफिकेशन, डाइजेशन, इन सब का जो है प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। कैसे स्लो होगा? जो ब्लड वेसल्स है ना, वो जो इस तरह से जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ब्लड वेसल्स जा रहे हैं वो सब नैरो हो जाएंगे, और जो ब्लड वेसल्स आपके हाथ पैर में जा रहे थे वो थोड़ा सा डायलेट हो जाएगा, ताकि उस जगह को ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई हो। ब्लड सप्लाई ज्यादा होगा, ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा होगा, न्यूट्रिएंट ज्यादा मिलेगा, जल्दी से एनर्जी बनेगा, और एनर्जी ज्यादा वहां पर मिलेगा तो आप जल्दी से भाग पाओगे और पप्पा से बच पाओगे। आई बात समझ में? सो मतलब यहां पर क्या हो रहा है? मतलब यहां पर ये हो रहा है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, ये जब काम करेगा, है ना, तो जिस जगह की जरूरत, जिस जगह पे ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत है, ये वहां पर डायलेट करेगा ब्लड वेसल्स को, और बाकी जगह पे क्या करेगा? कंस्ट्रिक्ट करेगा। जनरली कहाँ कंस्ट्रिक्ट होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक में तो सब चीजें नॉर्मल होती है, डाइजेशन वगैरह सब में आपको अच्छे से ब्लड सप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो हमारा हार्मोन काम करता है वो नाम क्या है? जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका नाम क्या है? एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनलिन, नॉर एपिनेफ्रिन। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है वो कौन होगा? सो नॉर्मल एसिटाइल कोलिन इज द मोस्ट कॉमन। ठीक है, ओके। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये जो है अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं, सो स्पाइनल नर्व जो है वो 31 पेयर जो आपको देखने को मिलता है वो इसमें भी इंक्लूड होता है। ठीक है, सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपको टोटल जो है वो 21 गैंग्लिया देखने को मिलता है। खैर व्हाट इज गैंग्लिया, ये सारी चीजें हमें पढ़ने के लिए नहीं है। नेक्स्ट हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं एएनएस को। ठीक है, सो सिंपैथेटिक में आपको जो स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिलेगा, है ना, वो नियर स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिलता है गैंग्लियन, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में ये आपको दूरी पर देखने को मिलेगा। प्री गैंग्लियन फाइबर जो है छोटा होगा, और पोस्ट पैरासिम्पैथेटिक में जो है प्री गैंग्लियन फाइबर क्या होगा? लंबा होता है। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो है ये लॉन्गर होगा, और पैरासिम्पैथेटिक में शॉर्टर होगा। ठीक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक का नेचर कैसा होगा? एड्रेनर्जिक होगा, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, इसलिए कोलिनर्जिक होता है। आउटफ्लो जो नर्व है वो ज्यादातर कहाँ से निकलते हैं, उसका नाम क्या दे रखा हमने? थोरैकोलंबर दे रखा है। मतलब ज्यादातर जो नर्व फाइबर है वो आपको कहाँ से निकलेगा? थोरैसिक से निकलेगा एंड लंबर से निकलेगा। ये देखो, थोरैसिक से 12 निकलते हैं, लंबर से 5 निकलते हैं, इसीलिए इनके नर्व फाइबर को हमने क्या नाम दे रखा है? थोरैकोलंबर आउटफ्लो का है। लेकिन 3 आपके सर्वाइकल वाले से भी निकलते हैं और 1 आपके सैक्रल से भी निकलते हैं, तो सबको काउंट करोगे तो 21 हो जाएगा। ठीक है, जबकि यहां पर हमने उसको क्या नाम दे रखा है? क्रेनियो सैक्रल दे रखा है, ज्यादातर क्रेनियम और सैक्रम से निकलता है। सिचुएशन सिंपैथेटिक स्ट्रेस में काम करेगा, और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल या रिलैक्स मोड पे काम करेगा। साथ ही साथ जो डिफरेंस है कि क्या क्या बदलाव आता है आपके सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में, अगर वो हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं सो वो आप लिख सकते हो। जैसे कि क्या क्या हम कहेंगे, तो हार्ट रेट, हार्ट रेट क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। इसमें क्या होगा? डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करने का मतलब घट नहीं जाएगा बच्चे, नॉर्मल हो जाता है ना। अगर बढ़ा हुआ है तो घटा देगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? ब्रीदिंग रेट, सांस लेना बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या है?
कम हो जाएगा। इसके अलावा आपका प्यूपिल कैसा हो जाएगा, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है ना, सो प्यूपिल कैसा हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। यहाँ पर डायलेट नहीं होगा, यहाँ पर क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, मतलब कंस्ट्रिक्ट रहेगा। नॉर्मल मतलब कंस्ट्रिक्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर और बताओ और क्या होगा, डाइजेशन, डेफिकेशन, है ना, ये यूरिनेशन, ये सब कम हो जाएगा। यहाँ पर ये सारी चीजें नॉर्मल रहती है, बढ़ी हुई रहती है। ठीक है, इसके अलावा गूज बम्स आ जाते हैं, है ना। सो जो गूज फ्लैश है वो भी अराइज हो जाएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, सो ये कुछ डिफरेंसेस हमने देख लिया सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, सब आपके समझ में भी आया होगा। सो नेक्स्ट फिर वापस से मिलती हूँ किसी अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।